आज हम शुरू कर रहे हैं छंद। छंद किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए कि मात्रा वर्ण यति गति चरण तुक लय, मात्रा वर्ण यति गति चरण तुक लय आदि के नियमों से आबद्ध शब्द योजना। इन नियमों से शब्दों की एक योजना बनाकर एक जैसे कविता की रचना कर दी, कोई पद की रचना कर दी, वो जो शब्द योजना होती है उसको जमाने का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यानी कोई भी कविता रचना, जैसे दोहा भी एक छंद है, दोहे बोले जाते हैं ना, रामचरितमानस में आता है, चौपाई भी आता है, ये सारी चीजें क्या है? छंद है। तो सोडा, दोहा, हुलाला, हरि गीतिका, चौपाई, ये सब क्या है? छंद है। यानी कि उसमें फिक्स होता है इसमें इतनी मात्रा आएगी एक लाइन में, फिक्स होता है भाई इसमें एक लाइन में 12 वर्ण ही लिखने हैं। तो किससे फिक्स होता है? छंद से। यानी कि ये तो है कि मात्रा फिक्स हो, वर्ण, यदि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, गति, उसको किस गति से गाना है, कविता को किस गति से पढ़ना है, चरण, भाई एक चरण है, दो चरण है, चार है या छह है या 8 है, फिक्स होते हैं। हर छंद का अलग अलग चरण होता है। दोहा में 2 होंगे, 4 होंगे, चौपाई में कितने होते हैं? तुक, जो पीछे तुक आती है ना, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, ये आ रहा है पीछे, प्राण जाए पर वचन न जाई, पीछे दोनों में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये तुक मिलाना होता है। तो तुक लय, ये गाने का जो लय होता है। जैसे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्राप्त को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। तो ये क्या है? ये लय है जिसमें उतार चढ़ाव आता है, कभी थोड़ा जोर से फिर धीरे गाते हैं, तो ये लय होता है। तो इन सभी चीजों के नियमों में, इन सभी नियमों से आबद्ध जो शब्द योजना होती है, शब्दों की जो हम योजना बना के कविता की रचना करते हैं, वो क्या कहलाता है? छंद का। आगे होगा समझ में कि मात्रा वर्ण यति गति चरण तुक लय आदि के नियमों में आबद्ध शब्द योजना छंद कहलाती है। ठीक, आगे देखिए, छंद को पिंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद को पिंगल भी कहते हैं। और छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पिंगल ही माने जाते हैं। इसके प्रणेता यानी कि श्रोता शुरुआत में प्रारंभ करता कह सकते हो आप, कौन है? महर्षि पिंगल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिंगल भी कहते हैं। आगे देखो, छंद को वेदों का चरण भी कहा जाता है। जो वेद अपने लिखे के 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद वगैरह, तो उनका चरण भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें भी इसी प्रकार से रचनाएं लिखी गई होंगी। तो छंद को वेदों का चरण भी कहा जाता है। डायरेक्ट याद रखने आपको छंदबद्ध रचना को कविता कहते हैं। छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। लेकिन इस कविता को छंद के बंधन से मुक्ति दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? निराला। किसको दिया जाता है? यानी कि छंदन के जो छंद है उनके बंधन से मुक्ति दिलाए, यानी कि छंद मुक्त कविताएं रचने लगे। फिर बाद में नई कविता की कवि और प्रयोगवादी जो कविताएं रची गई, जो नई कविताएं लिखी गई, वो छंद के बंधन से मुक्त है। जैसे भी लाइन आए, जैसे भी भाव आते थे, कवि वैसे ही लिख देते थे। ये नहीं सोचते थे भाई इस लाइन में 12 वर्ण ही लिखने हैं, इस लाइन में 16 मात्राएं ही आनी चाहिए, वो डिसाइड नहीं रहा। अब छंद के बंधन से मुक्त होकर भी कविताओं की रचना करने लगे हैं। तो छंद के बंधन से सबसे पहले मुक्ति दिलाने का श्रेय किसे जाता है? निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। और छंद मुक्त कविताओं का सबसे पहले प्रयोग किसमें देखा गया? प्रयोगवादी कविता और नई कविता। यानी कि प्रयोगवादी और नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता आती है। अपन जैसे आधुनिक काल पढ़ेंगे ना, उसमें जो प्रयोगवाद चलेगा, भाई प्रकृतिवाद चलता है, फिर प्रयोगवाद चलता है, नई कविता चलता है। तो वो जो एक समय पीछे भाई 8 साल 10 साल ये पूरा काल चला, तो उसके बीच में जो भी कविताएं लिखी गई उनमें, जैसे कि प्रयोगवादी कविताओं में और नई कविताओं में कई सारी कविताएं कवियों ने छंद मुक्त कविताएं लिखी है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित कुछ चीजें आगे लिखते हैं हम। अब देखिए आप कि ये कुछ नियम हैं, कुछ शब्द हैं जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हम छंद सीखना चाहते हैं तो कुछ पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हमें होना चाहिए। पहला शब्द है अपने मात्रा। क्या है? मात्रा। तो बात आ जाती है कि मात्रा किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के उच्चारण में, कोई वर्ण है उसके उच्चारण में जो समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? एक तरह से मात्रा कहलाता है। मात्रा के 2 भेद होते हैं, लघु और गुरु। मात्रा के कितने भेद होते हैं? 2, लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा।
यानी कि लघु मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उनके कौन सी मात्रा लगती है, लघु, यानी कि वो मात्रा लघु कहलाती है। जैसे कि अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री की मात्रा लघु होती है। लघु का मतलब एक 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 एक। किसी भी वर्ण के अ की मात्रा लगती नहीं, वैसे ल अपने आप मिल जाता है। ई की मात्रा छोटी है, आपको पता है कैसे लगती है, आगे से लगती है, उ की लगती है इस प्रकार से छोटा ई की लगती है, और री की मात्रा नीचे लगती है। तो ये मात्रा आपको जहां भी दिखे आप उसकी कितनी मानोगे, एक। कितने मानोगे, एक। गुरु यानी कि वो किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे तो उसकी मात्रा क्या गिनी जाएगी, गुरु गिनी जाएगी। जैसे कि आ की मात्रा ऐसे लगाएंगे हम, ई की मात्रा इधर से, उ की मात्रा बड़ा उ, ठीक है। फिर आई की मात्रा ऊपर एक डंडा ना, और जिसके एक डंडा है उसके कितने डंडे लगेंगे, ऊपर दो। ओ की मात्रा ये एक, और इसमें दो डंडे और नीचे तक डंडा आता है ये। तो ये मात्रा जिसके भी लगी दिखे आपको, जैसे ये आ की मात्रा लगती थी, मान लो क है तो का हो जाएगा। तो इनकी कितने गिनेंगे, पर गुरु है इनके दो गिनेंगे। तो गुरु को ऐसे लिखते हैं, दो मात्राओं को छंद में ऐसे प्रदर्शित करना है, अपने को एस आकार बना देना है। इसका मतलब दो मात्रा मानेंगे, और इसका मतलब एक दिख ही रहा है अपने को। आगे देखिए, जैसे आगे कुछ शब्द है इनमें मात्रा लगाकर हम समझ सकते हैं। ई है, अब ई क्या है, छोटा है ना ये वाला, तो इसकी कितनी मात्रा आएगी, एक। टा, तो इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है ट के, तो इसकी दो गिने। वो क्या की मात्रा लगी हुई, तो इसकी कितने गिनेंगे, दो गिनेंगे। जैसे को, क के का की मात्रा लगी है ओ की, तो इसकी कितने गिनेंगे, दो। ट के आगे लगी है तो इसकी भी दो। यहाँ पे देखो इसकी दो। ये लघु और ये लघु, ये क्या है, गुरु। ये लघु और ये लघु, ये क्या है, गुरु, क्योंकि एक की मात्रा लगी हुई ये वाली में हमें लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे चलिए कि मात्रा संबंधी कुछ नियम हैं वो लिखते हैं। अब देखिए, जो अपन छंद पढ़ रहे हैं इसमें मात्रा संबंधी विशेष नियम है कि कहां पर हमें मात्रा लघु लगानी है, कहां पर गुरु लगानी है। एक तो हमने देखा कि मात्रा एक लघु होती है, एक गुरु होती है, तो हमारे समझ में आ गया कि अ, ई छोटा, उ छोटा और री, इन चारों की मात्रा लघु गिने, और आ, बड़ा ई और बड़ा ओ जो बोलते हैं, और ए, आई, ओ, औ, इन 7 स्वरों की जो मात्रा लगेगी उन्हें हम गुरु मानेंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, लघु को गुरु मानना पड़ता है और गुरु को लघु मानना पड़ता है। और कुछ स्थिति में हमें दिखता है कि यार यहाँ पर गुरु होनी चाहिए कि लघु होनी चाहिए, तो वो परिस्थितियां हम पढ़ रहे हैं, विशेष नियम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला नियम है आपके कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। यानी कि किसी जगह संयुक्त अक्षर आ गया और उसके पहले कोई भी वर्ण चाहे वो लघु हो तो भी हमें उसको क्या मानना है, गुरु मानना। ये है विशेष नियम कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा क्या गिनेंगे, गुरु। वर्ण यानी कि व्यंजन, व्यंजन स्वर कुछ भी हो, उसकी अगर वो लघु होगा तो भी हम उसको क्या करेंगे, गुरु मानेंगे। जैसे यहाँ 2-4 उदाहरण दिए हैं, देखो हत्या, तो अभी देखो ये संयुक्त व्यंजन आ गया, त और ए मिलकर संयुक्त व्यंजन है, तो ये हाँ, अब इसमें तो हमें तो काय की मात्रा नहीं है ना, अ मिला हुआ इसमें तो केवल उस नियम के हिसाब से तो इसकी हमें मात्रा क्या माननी चाहिए, लघु माननी चाहिए। लेकिन ये विशेष नियम है, अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई वर्ण है तो उसकी मात्रा हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। जिससे किसकी आप क्या मानेंगे, गुरु। अब ये तो ऑलरेडी है से गुरु भाई, यहाँ पर ये आ रहा है तो ये तो गुरु है। ठीक है, आगे देखो कुत्ता, अब यहाँ काय की मात्रा है, छोटा उ की मात्रा। अब देखा जाए तो ये लघु है, लेकिन पीछे देखो डबल त आ रहा है ना, यानी कि संयुक्त वर्ण है, दो वर्ण मिलकर आ जाए पीछे, कसा तरह के तरह ही नहीं, कोई से भी दो वर्ण मिलकर आ जाए तो उसके आगे वाले वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु। तो इसकी भी क्या रहेगी, गुरु। अब इसमें आगे मात्रा लगी तो ये क्या है, ये भी गुरु है। यहाँ देखो आप पत्रिका, अभी आपको बताया तरह संयुक्त व्यंजन एक में त और र से मिलकर बना है, ये वाला त और र से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। दिख तो नहीं रहा आपने, ये तो तरह है सीधा साधा, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसके पहले वाले वर्ण की क्या गिनेंगे, गुरु, और इसकी क्या गिनेंगे, अब ये बताओ मुझे, इसकी लघु गिनेंगे।
क्योंकि यहाँ पर छोटा ही की मात्रा है, ये मत सोचना भाई तरह संयुक्त है तो इसकी भी डबल जोड़ ले, नहीं, चाहे वो संयुक्त हो कुछ भी हो, उसके आगे वाले में तो बदलाव होगा लेकिन उसमें नहीं होगा। भाई यहाँ आता तो हमने दीर्घ कर दी, बड़ी कर दी, लेकिन यहाँ पर छोटा ही है तो इसकी मात्रा एक ही गिने, ये विशेष सावधान रखना। और यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है गुरु है। आगे देखो अब यज्ञ, ये भी तो संयुक्त व्यंजन है ये, तो इसके आगे वाला लघु दिख रहा है लेकिन ये क्या मानेंगे गुरु। अब ये संयुक्त व्यंजन को हम गुरु नहीं मानेंगे, इसमें अ ही है। अगर मान लो यहाँ यज्ञ होता, यज्ञो होता, यानी कि कोई दीर्घ स्वर की मात्रा लगी होगी तो हम उसे दीर्घ मानते, अन्यथा इसको क्या मानेंगे लघु ही होता है। विद्यालय, ये देखो ये द, ये दे, ये किसे बनता है, देखो द और ए, ये भी तो संयुक्त व्यंजन है लेकिन दिख नहीं रहा आपने, तो इसके पहले छोटा एक है लेकिन अपन इसको क्या मानेंगे, यहाँ इसके कारण संयुक्त व्यंजन के कारण गुरु मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे गुरु मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लगी है। इसको क्या मानेंगे लघु, इसको लघु। अब देखो विद्वान, यहाँ द और व मिला हुआ है तो संयुक्त वर्ण है, तो इसकी मात्रा क्या मानेंगे गुरु, और इसकी क्या मानेंगे क्योंकि आ की मात्रा लगी है तो गुरु, और इसकी लघु। आया समझ में? आगे देखो दूसरा नियम कि हलंत से युक्त व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। जिस व्यंजन के या जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसकी मात्रा न तो एक होती है ना दो होती है, लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ण आता है किंतु उससे पूर्व वाले वर्ण की मात्रा क्या होती है गुरु होती है। जैसे यहाँ देखो आप जगत, अब ये त की क्या लगा हुआ है हलंत लगा हुआ, तो इसकी तो मात्रा कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसके जस्ट पहले वाला होगा ना उसकी मात्रा क्या गिनेंगे गुरु, जबकि ये तो लघु है ना, लेकिन इसके पहले आ गया इसका मतलब इसको गुरु मानना है, और इसकी क्या गिनेंगे इसकी तो लघु ही रहेगी। यहाँ भी देखो संसद, ये भी नियम है अपने, ये रहा अनुस्वार से युक्त वर्ण की मात्रा गुरु होती है, तो ये अनुस्वार लगाएंगे इसके ऊपर से के ऊपर तो इसकी तो गुरु होगी, हो गई। इसमें हलंत लगा हुआ इसकी कोई मात्रा नहीं गिनेंगे, लेकिन इसके पहले वाले की क्या गिनेंगे गुरु। यहाँ आया ना कि हलंत से युक्त व्यंजन की तो कोई मात्रा नहीं होती किंतु उससे पूर्व, तो इससे पूर्व ये है कि वाले वर्ण की मात्रा क्या होती है गुरु होती है। यहाँ भी देखो परिषद में, यहाँ इसकी लघु, फिर इसकी लघु और इसकी गुरु, और इसकी कुछ भी नहीं, हलंत वाले की मात्रा नहीं गिनी जाती, तो इसके पहले वाले की गुरु क्यों गिनी क्योंकि हलंत वाला वर्ण व्यंजन पीछे आ रहा है। आगे अनुस्वार से युक्त वर्ण की मात्रा गुरु होती, ये मैंने पढ़ लिया, ये अनुस्वार होता है ये, तो जिसके ऊपर लग रहा हो ना उसकी गिननी है अपने को गुरु, आगे पीछे नहीं देखना। तो यहाँ देखो क के ऊपर लगा हुआ है तो इसकी मात्रा गुरु, इसकी क्या है लघु, इसकी लघु, इसकी गुरु, इसकी बताओ गुरु। क्यों गिनेंगे गुरु क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है, इसकी गुरु, इसकी लघु, इसकी गुरु, इसकी क्यों गिनी इसकी गुरु क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। चौथा नियम देखिए विसर्ग से युक्त वर्ण की मात्रा गुरु होती है। अगर मान लो ये विसर्ग लगा हुआ हो किसी वर्ण की तो उसकी मात्रा क्या गिनेंगे गुरु गिनेंगे। देखो यहाँ पर ये न तो वैसे लघु है लेकिन विसर्ग के कारण क्या हो गया ये गुरु हो गया। ये क्या रहेगा भाई विसर्ग से आगे पीछे वाले में अंतर नहीं आएगा, केवल जिसके विसर्ग लगा है जिसके अनुसार लगा है वही गुरु मानेंगे अपन। आगे पीछे वाला तो संयुक्त अक्षर और हलंत वाला देखना है अपने को। तो यहाँ देखा इसकी लघु, इसकी गुरु और इसकी गुरु, लघु गुरु, इसकी गुरु जो है आगे मात्रा देखो इसकी क्यों क्योंकि यहाँ लगा हुआ है विसर्ग, ये गुरु, इसकी गुरु आगे मात्रा लगी, इसकी लघु की। ठीक है, अब आगे के नियम लिखते हैं। 3 नियम और है, नॉर्मल सी बात है। नियम तो क्या कि अनुनासिक से मात्रा पर कोई अंतर नहीं आता। अनुनासिक लगाते ना पर ये चंद्र बिंदु, इससे मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हमें लगता है कि यार ये चंद्र बिंदु लग गया, अब इसकी लघु गिने क्या गुरु गिने, कोई टेंशन नहीं, इसको देखो ही मत। लघु हो तो लघु मानो, गुरु हो तो गुरु मानो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं आता। देखो हंसी, ये क्या है ह है तो सीधी सी बात है इसकी क्या मात्रा गिनेंगे एक, लघु है ना, और ये सी है तो इसकी गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ से इसकी गुरु, अब यहाँ आ गया इसलिए गुरु मान ली ना बने, यहाँ पर हता तो एक मान ली यहाँ दो मान ली और इसकी
गुरु। यहाँ देखो आंख, तो आ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु की वजह से नहीं मान रहे अपन गुरु, किसकी वजह से? आ की वजह से। यहाँ देखो आप, ये लघु हो जाए। ठीक है, आगे देखो, यदि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात नहीं आता या बलाघात नहीं पड़ता, बलाघात का मतलब कि जोर नहीं पड़ता, ताकत नहीं लगती ज्यादा बोलने में, तो उसकी मात्रा हमें क्या गिननी है? लघु गिननी। अभी हमने एक नियम लिखा था सबसे पहले कि संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की मात्रा को गुरु गिनना। गुरु गिनना सही भी है, गिनना भी है, लेकिन दो वर्ड ऐसे हैं, एक तो ये है लह और एक है मह, ये रख लो आप, बाकी कुछ नहीं करना आपको। दो तो आपको बड़े याद रखने हैं कि इनके पहले कोई वर्ण आ रहा है, ये संयुक्त अक्षर है, दोनों संयुक्त अक्षर है ना, तो इसके पहले अगर कोई वर्ण आए तो उसकी मात्रा हमें लघु गिननी है। क्या गिननी है? जैसे ये लघु है ना, तो लघु ही गिननी है, ये नहीं कि संयुक्त अक्षर से पहले आ गया तो हम इसकी मात्रा गुरु गिन लें। क्यों? देखो बलाघात नहीं आ रहा, यानी कि इसके पहले कु है, तो कु पर इसकी वजह से जोर नहीं पड़ रहा। देखो कुल्हाड़ी, कु के ऊपर जोर ही नहीं पड़ा, तुम्हारा कहां पड़ा जोर। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं, आप बताओ जोर पड़ा नहीं पड़ा? तुम मारा जोर पड़ा ना तू के ऊपर, तो यहां पर जोर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगी। लेकिन इनमें कुल्हाड़ी, तुम्हारा, तो इनमें जोर नहीं पड़ रहा है। तो अगर संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात यानी कि जोर नहीं आता है, तो उसकी मात्रा हमें क्या माननी है? लघु गिननी है। तो यहाँ पर ये दो शब्द बड़े याद कर लेना, और इसकी क्या गिनेंगे? गुरु, क्योंकि हाँ आ की मात्रा है, इसकी बढ़ाई की लगी, इसकी भी गुरु, इसकी क्या गिनेंगे? बताओ, तो की क्या गिनेंगे? लघु। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बलाघात यानी कि जोर नहीं पड़ रहा है इस संयुक्त व्यंजन की वजह से, तो इसकी लघु ही गिनेंगे, और इसकी गुरु, और इसकी गुरु। इसकी अगर इसकी देखो तो आप इसकी गुरु मानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बलाघात आ रहा है, तुम मारा, देखो तुम मारा, और हम बोले कुल्हाड़ी, तुम्हारा, नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जोर पड़ रहा है, और इसका भी गुरु और इसका भी गुरु हो जाएगा। लास्ट है कि यदि छंद में किसी चरण या में मात्रा या गणदोष हो, कोई छंद पढ़ा आपने और उसकी कोई एक चरण यानी कि एक पंक्ति में मात्रा संबंधी या वो गण संबंधी दोष हो, जैसे कि यगण, मगण, जगण, फगण, रगण, ये आएंगे, उससे संबंधी कोई दोष हो, तो वहां पर आप गुरु को लघु गिन सकते हैं। एक आदमी को फर्क नहीं पड़ता, अगर एक लाइन मान लो 3 लाइनों में तो 16-16 मात्राएं, एक में 15 हो रही है, तो एक को गुरु बना सकते हो, यानी कि उसको भी 15 कर सकते हो। कुछ विशेष परिस्थिति में हो जाता है, वरना आपको पूरा जो भी छंद दिया जाएगा उसमें पूरी की पूरी मात्राएं मिले। ठीक है, नियम समझ में आ गए अपने, तो 7 नियम हो गए अपने। अब आगे चलते हैं। देखिए गण किसे कहते हैं? गण क्या होता है कि गण का अर्थ होता है समूह। गण का क्या अर्थ होता है? समूह। और 3 वर्णों के समूह को गण करते हैं। 3 वर्ण है, जैसे हम 3 वर्ण मिला सकते हैं, जैसे कि रमेश। अब ये 3 वर्ण है, इन तीनों का समूह क्या कहलाएगा? वो नगण, बगण, तगण जो भी होगा हम बाद में निकालेंगे, पहले तो आप ये समझो कि गण का अर्थ होता है समूह, और 3 वर्ण मिल जाए उनके समूह को कहेंगे अपन गण। लेकिन 3 वर्ण कैसे मिलाने? यहाँ मिलाने, ये माता, राजभा, नसल, ये 3 वर्णों के जो समूह बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी हाँ देखो, तो जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द लेते हैं अपन, ये शब्द लिया अपन ने, चलो तेजाजी ले लेते हैं। अब इसमें हम मात्रा लगाएंगे, इसकी क्या मात्रा लगेगी? गुरु, इसकी भी गुरु, इसकी भी गुरु। अब यहाँ देखो जिसमें तीनों में लगातार गुरु गुरु आ रहा हो, तो माँ ता रा, माँ ता रा, तो इसकी भी गुरु, इसकी भी गुरु, इसकी भी गुरु, तो क्या बन गया? इन तीनों को मिला के म से बनाएंगे मगण। म तो आगे आगे लीड करने वाला हो गया, और गण का मतलब समूह हो गया, यानी कि तीनों का ये जो मात्राएं लगी इसे क्या कहेंगे हम? मगण कहेंगे। जैसे मान लो ये मात्रा वाला बन जाएगा, तो ये गण, मगण, इसे तगण, रगण, जगण, बगण, नसन, सॉरी नगण और सगण, और लघु और गुरु होता है। अभी हम अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें समझ में आ जाएगा। गणों के नाम और लक्षण निर्धारित करने के लिए ये सूत्र हमें याद करना है। इसका प्रयोग किया जाता है ये माता राजभान से
लगा। तो अब आप टेबल बनाए इसके लिए एक, ये आ गई। तो देखिए जो सूत्र है अपने, ये मा ता रा ज भा न स ल गा, लगा 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 रही है ना। अब ये लगाने है तुम्हें, लगा 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 रही के बताना। ये माता राजबानस लगा। इस सूत्र के हिसाब से हमें लक्षण और मात्राएं लगानी होती है, लक्षण देखना होता है। जैसे कि इसी के हिसाब से 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण। तो 8 गण देखो आप, ये मा ता रा ज भा न स, तो ये 8 गण हो गए। पीछे तो इसका मतलब तो लघु है, इसका गुरु है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई। अब 8 गण ये याद लिखे, देखो अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 गण लिख दिए अपन ने। अब 8 गणों में हमने आगे आगे का वर्ण ले लिया सब में। आगे मात्रा मतलब केवल एक वर्ण ले लो। जैसे कि ये ए, ये यहाँ उतार दिया, माँ का हमने यहाँ उतार दिया म, ता का यहाँ उतार दिया त, रा का यहाँ उतार दिया हमने र, ज का ज आ जाएगा, भ का भ, न का देखो आप ये न, और स का उतार दिया हमने स। अब इनसे हम क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे ना। तो गण के इनके पीछे गण शब्द जोड़ दो। जिसे ये से बन गया ये गण, म से बन गया मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से बगण, न से नगण और स से सगण। ये तो इस प्रकार से गण बन गया, 8 गण बन गया। अब इनका लक्षण कि जहां पर ये गण होगा शब्दों के ऊपर, तो वहां क्या क्या मात्रा होगी जब ये गण बनेगा। तो उसका ये हमें मात्रा कैसे पता चलेगी? यानी कि यहाँ इस सूत्र में ये गण बनाना है तो इसके आगे के 2 और जोड़ लो। क्या बना? ये माता, ये लो, ये माता, आगे के 2 वर्ड और जोड़ लेते हैं। 3 का समूह होता है ना गण, 3 का समूह होता है ना ये गण मगध गण में। तो 3 का समूह होता है, तो 3 का समूह करने के लिए हमें एक के साथ 2 और जोड़ने हैं। तो ये गण बन जाएगा। कहां बनेगा? यानी कि आगे तो लघु हो, पीछे गुरु गुरु हो। ये देखो आगे तो लघु हो, पीछे गुरु गुरु हो। इन तीनों का समूह क्या कहलाएगा? ये गण कहलाएगा। जैसे ये शब्द आ गया अपने जवाई, तो ज की क्या लगती है? एक मात्रा लगती है। चंद्र बिंदु का कोई फर्क नहीं पड़ता। वा की 2 मात्रा, ई की 2 मात्रा। अब ये लघु गुरु गुरु हो गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर इन तीनों का संयोग क्या बन रहा है? कौन सा गण बन रहा है? भाई ये गण बन रहा है कि मगण बन रहा है, लगन जगन भगन नगन सगन, क्या बन रहा है? ये गण बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये गण का लक्षण है ये मात्रा। ये गण का लक्षण क्या है? ये मात्रा। ये में लघु फिर गुरु गुरु, यानी कि लघु गुरु गुरु मात्रा अगर एक साथ आते 3 वर्णों में, तो उनका समूह क्या कहलाता है? ये गण का। वैसे आगे वाले देख लो आप, मगण। अब मगण के लिए यह लक्षण देखो, म से मातारा, मतलब गुरु गुरु गुरु, तीनों वर्णों की मात्रा क्या होनी चाहिए? गुरु गुरु गुरु। फिर उन तीनों का समूह क्या कहलाएगा? मगण कहलाएगा। अब यहाँ देखो आप, ये अपने इसका लक्षण उतारना है, यहाँ से मातारा, तो ये मातारा आ गया। तो इसका गुरु गुरु गुरु। अब यहाँ देखो इसका उदाहरण हमने लिया बालाजी, तो यहाँ बा में गुरु, ला में गुरु, जी में गुरु। तो गुरु 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 आए ना तीनों में, तो इन तीनों का मिलाकर क्या हो जाएगा अपने। अब अगर पूछे कि ये मात्रा लगाने पर कौन सा गण बनता है, तो मगण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मातारा इसका लक्षण है। मगण का लक्षण क्या है? मातारा, यानी कि माँ की भी 2 मात्रा, ता की भी 2 मात्रा, रा की भी 2 मात्रा। तो ऐसा अगर कोई उदाहरण आता है तो वो किसे मानेंगे? मगण में मानेंगे। यहाँ देखो आप तगण, तगण है क्या बनेगा? देखो आप ताराज, 2 जोड़ देता हूं, खुद भी सी को 2 जोड़ा, तो ये ताराज। तो इसके आप देखो यहाँ पे गुरु गुरु और लघु। तो ऐसा उदाहरण, ऐसा शब्द जिसमें गुरु गुरु और लघु हो, तो वो क्या कहलाएगा? तगण कहलाएगा। जैसे अब यहाँ देखो आप जाबाज, तो जा की तो गुरु, बा का गुरु और ज का क्या है? लघु। तो 3 का समूह हो गया ना। तो इसमें कौन सा गण लगा हुआ है? बताओ, क्या गण लगा हुआ है? समझ में आ गया? जैसे रगण है, तो रगण का क्या बनाएंगे सूत्र? राजभा। जो गण बनाना है ना आपको, वहां से शुरू करके 3 वर्ण ले लो सूत्र में। राजभा बना दिया। अब राजभा में मात्रा कैसी लगनी चाहिए? गुरु लघु और गुरु। ऐसा कोई शब्द हो जहां पर 3 मात्राएं आ रही हो, लघु गुरु और सॉरी राजभा, लघु गुरु लघु और गुरु आ रही हो। यहाँ देखो आप, ये रगड़ में राजभा, तो इसका हमने बना ताजगी।
अब ता की मात्रा गुरु, ज की मात्रा लघु और गी की मात्रा गुरु। अब इन तीनों को मिलाकर कौन सा गण बनता है? रगण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें राजबा, जो रगण का लक्षण है ना राजबा, वो मात्राएं लग गई, इसलिए ऐसी तीन मात्राएं जहां लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? रगण। सारी मात्राओं में आपको सेम मात्रा नहीं दिखेगी, एक भी देख लो, दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके अलावा और मात्रा आएगी भी नहीं कोई, या तो फिर एक लघु और गुरु बचेगा लास्ट में। अब देखो आप जगड़ की, देखो आप जबान, जगड़ से क्या बनाना है आपने? जबान। तो ज की लघु, फिर बा की गुरु, फिर इसकी लघु। तो देखो इसका लक्षण, ये सूत्र कहां से निकाला अपन? इसमें से ज से जोड़ो जबान, तीन वर्ण ले लिए ना, ये बन गया। तो इसकी देखो ज की लघु, फिर गुरु और लघु, तो इसका इन्होंने मजाक उदार लिया है। तो म की लघु, जा का गुरु और क का लघु। अब इन तीनों को मिला के कौन सा गण बना? जगड़ बना। क्यों बना? क्योंकि जबान, तो लघु गुरु लघु आ जाएगा तो वहां जगड़ होगा, तो आ रहा है ना लघु गुरु लघु। आगे देखो भगन, तो भगन का लक्षण निकालो। ब से भा न स, क्या निकला? भा न स। अब भा की मात्रा गुरु, न की और सा की लघु लघु, यानी कि जहां पर वर्णों के ऊपर गुरु और लघु लघु मात्रा लग जाए वहां क्या होगा? भगन होगा। देखो आप, ये देखो आप, यहाँ पर इसकी गुरु है, ये गुरु, ये की लघु और न की लघु, तो गुरु लघु लघु आ जाए वहां पर क्या होगा? भगन होगा। नगण देखो आप, नस्ल, तीनों लघु लघु आने चाहिए, तीनों मात्रा एक साथ क्या आ जाए? लगातार लघु लघु लग जाए। कोई भी लाइन है उसके ऊपर हम मात्रा लगा रहे हैं और तीन मात्रा लगातार आ गई लघु लघु लघु, तो कौन सा गण होगा? नगण होगा। जैसे कमल में देखो आप, लघु लघु लघु, नगण हो गया। सगण में देखो आप क्या होगा? इसमें लघु लघु और लास्ट में गुरु आना चाहिए, जैसे कि कमला। तो अब इसका हमने ये कहां से निकाला? ये से देखो सदगा, ये सूत्र, ये लक्षण इसका यहां से निकल रहा है। तो इसकी कितनी मात्रा करेंगे? तीन, यानी कि लघु लघु और गुरु, यानी कि ये देखो कमला, इसकी लघु